क्या आपको पता है कि सैलरी मतलब वेतन, ये एक लैटिन शब्द सैल से आया हुआ है। सैल का मतलब है सॉल्ट। एंशियंट रोम में नमक का इतना ज्यादा वैल्यू था कि कभी कभार सोल्जर्स को नमक वेतन के तौर पे, सैलरी के तौर पे दिया जाता था। यहीं से सैलरी शब्द आया हुआ है। ये जो नमक है ये एंशियंट रोम में ही नहीं बल्कि आज हमारे जीवन में भी काफी वैल्यू रखता है। जो सादा नमक होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, वो भी एक तरह का सॉल्ट है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये नमक हमें समुंदर से मिलता है। समुंदर के पानी को एवोपरेट करने से बचता है सॉल्ट। उसी सॉल्ट को यहां पर NaCl, दैट मीन सोडियम क्लोराइड के साथ बहुत सारे इंप्यूरिटीज रहता है और भी बहुत तरह के सॉल्ट्स रहता है, उन्हें अलग कर दिया जाता है और सोडियम क्लोराइड को इस तरह से रिफाइन किया जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम लोग अपने सॉल्ट, खाने में जो नमक है, इसके प्रति इतना ज्यादा ऑब्सेसिव है कि कम नमक होने से खाना हमें बहुत फीका लगता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि एक एवरेज इंडियन हर रोज 10 ग्राम के आसपास नमक कंज्यूम करता है, जो कि रेकमेंडेड अमाउंट का दुगना है। सो हमें बहुत कॉशियस रहना चाहिए अपने खाने में जो नमक हम यूज करते हैं। इसी के कारण हमारे देश में बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और फिर हार्ट डिजीजेस बहुत ज्यादा है। तो अपने खाने में नमक को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और भी तरह तरह के सॉल्ट्स हैं, जैसे कि रॉक सॉल्ट, जिसे कि हिंदी में सेंधा नमक कहा जाता है। बेकिंग सोडा भी एक तरह का सॉल्ट ही है। इसके बारे में आगे हम लोग काफी डिटेल्स में बात करेंगे। तो देखिए, अब तक आपने इस चैप्टर में यह पढ़ा था कि एसिड्स और बेसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, जिस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, और इस प्रोसेस में बनता है पानी प्रोडक्ट के तौर पे, और साथ ही साथ सॉल्ट बनता है। चलिए 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑब्वियसली ये एक एसिड है, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन का जब रिएक्शन हो रहा है, यहां पर मैं बता दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है एक तरह का, इन दोनों के रिएक्शन में पानी बनता है और साथ ही साथ यहां पर सोडियम क्लोराइड बन रहा है। आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड एक नमक है। उसी तरह से यहां पर देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन में पानी बन रहा है और सोडियम सल्फेट बन रहा है। ये सोडियम सल्फेट भी एक तरह का नमक है। इंटरेस्टिंगली आपको पता है कि पीएच स्केल में जो 7 वैल्यू रखता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। लेकिन 7 से कम वैल्यू वाला पीएच वैल्यू जिसका होता है, कम वैल्यू वाला सोल्यूशन, वो एसिडिक सोल्यूशन होता है। ये आपको पता है, ये एसिडिक सोल्यूशन है। और जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है वो बेसिक सोल्यूशन होता है, दैट मीन वो बेस होता है। यहां पर इंटरेस्टिंगली ये जो HCl है उसका वैल्यू ऑब्वियसली 7 से कम होगा क्योंकि ये एसिड है, और NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, उसका वैल्यू 7 से ज्यादा होगा। इंटरेस्टिंगली ये जो NaCl है, इसका जो सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन, इसका पीएच वैल्यू अगर देखा जाए वो प्योर वाटर के पीएच वैल्यू के बराबर होता है, दैट मीन वो 7 होता है। इसका मतलब NaCl एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें ना एसिडिक प्रॉपर्टी है ना बेसिक प्रॉपर्टी है, वो न्यूट्रल नेचर का होता है। सिमिलरली ये भी सोडियम सल्फेट भी न्यूट्रल नेचर का होता है, न वो एसिडिक होता है न वो बेसिक होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे सॉल्ट्स न्यूट्रल नेचर का होता है। इसके लिए हमें एसिड्स और बेसेस के स्ट्रेंथ के बारे में जानना होगा। सबसे पहले देखिए, कुछ एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कैटेगरी में डाला जाता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और कुछ एसिड्स को वीक एसिड के कैटेगरी में डाला जाता है, जैसे कि इथेनॉइक एसिड, जिसे कि एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ये विनेगर में मिलता है। किस बेसिस पे ये किया जाता है? देखिए, जब भी किसी एसिड को हम पानी में डालते हैं, सपोज हमने HCl को पानी में डाला, तो वहां पर जो पॉजिटिव आयन है हाइड्रोजन और जो नेगेटिव आयन है क्लोरीन का नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, कंप्लीटली ये टूट जाता है। तो इस तरह के एसिड्स को जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है एक्वस सॉल्यूशन में या पानी में डालने से, उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा जाता है। लेकिन कुछ कुछ एसिड्स जैसे कि इथेनॉइक एसिड, आप इसे एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, कुछ कुछ एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है। कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स तो टूट जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स साथ ही साथ ये
टूटना बाकी रह जाता है या फिर टूटने के बाद वो जुड़ भी जाता है। तो इस तरह के एसिड्स जो कि कंप्लीटली ये डिसोसिएट नहीं करता है, इस तरह के एसिड्स को वीक एसिड कहा जाता है। और जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है जिसके आयंस, उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा जाता है। बेस के साथ भी वही है, अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है पानी में डालने से, जितना भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है सारे मॉलिक्यूल्स जाके टूट जाता है वहां पर। इसीलिए इन्हें इस तरह के बेसिस को स्ट्रॉन्ग बेसिस कहा जाता है। लेकिन यहां पर एग्जांपल देखें, यहां पर एक बेस का एग्जांपल है जो कि एक वीक बेस है। यह है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसे पानी में डालने से यह कंप्लीटली टूटता नहीं है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स का टूटना बाकी रह जाता है। तो ये वीक बेस है और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब एसिड्स और बेसिस जो मिलके सॉल्ट बना रहा है, उनके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि सॉल्ट कैसा बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके कोई सॉल्ट बना रहा है, जैसे कि यहां पर NaCl बन रहा है, Na2SO4 बन रहा है, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सो ये दो सॉल्ट्स जो है, ये दो सॉल्ट्स ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है। तो जो सॉल्ट बना ये न्यूट्रल नेचर का होता है, इसका pH वैल्यू 7 होता है। लेकिन अगर किसी सॉल्ट का प्रिपरेशन कुछ ऐसा हो रहा है या प्रोडक्शन कुछ ऐसा हो रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बन रहा है, तो फिर उसमें एसिडिक नेचर रहता है। एसिड देखे स्ट्रॉन्ग है, बेस देखे वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा। जो स्ट्रॉन्ग है उसी का नेचर रहेगा इसमें। उसी तरह से अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ कोई सॉल्ट रहे तो उसका नेचर बेसिक होगा, क्योंकि बेस यहां पर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर एसिड भी वीक हो, बेस भी वीक हो, तो फिर जो सॉल्ट बनेगा वो कहां नहीं जा सकता, उसका नेचर कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा है या फिर बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा है। भले ही दोनों वीक है लेकिन कुछ तो स्ट्रेंथ है इन दोनों का, तो जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसी का नेचर ले लेगा वो सॉल्ट। अब यहां से एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट में क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये OH ये दोनों मिलके पानी बना देगा और जो सॉल्ट बनेगा वो होगा NH4Cl। तो NH4Cl एक सॉल्ट है, NH4Cl एक सॉल्ट है, लेकिन ये कैसा सॉल्ट होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है, तो इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगा। उसी तरह से अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, वीक एसिड ये और स्ट्रॉन्ग बेस ये, इन दोनों से बना हुआ अगर कोई सॉल्ट हो तो फिर वो सॉल्ट जो है उसका नेचर बेसिक होगा। यहां से ये हाइड्रोजन आयन देगा और ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ये तो पानी बन जाएगा और जो सॉल्ट बनेगा ये सॉल्ट बनेगा NaCH3COO। तो ये जो सॉल्ट है ये सॉल्ट कैसा होगा, ये सॉल्ट बना हुआ है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। चूंकि बेस यहां पर स्ट्रॉन्ग है तो इसका बेसिक नेचर होगा। पानी में डाले तो इसका जो pH वैल्यू होगा, इस सोल्यूशन का जो pH वैल्यू होगा वो pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा। वो इंडिकेट करेगा कि ये सॉल्ट बेसिक नेचर का है। अब देखिए ये जो सादा नमक है, कॉमन सॉल्ट है NaCl, इस NaCl से हम तरह तरह के केमिकल बना सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, बेकिंग सोडा बन सकता है, कॉस्टिक सोडा बन सकता है, ब्लीचिंग पाउडर बन सकता है। चलिए ऐसे ही और भी बहुत सारे केमिकल्स बन सकता है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं किस तरह से इसका प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले देखें कॉमन सॉल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। तो यहां पर इस फिगर में देखें, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में एक बैटरी के साथ लगा हुआ 2 प्लेट्स है। ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। और यहां पर जो सोल्यूशन यूज किया जा रहा है ये NaCl का सोल्यूशन है। NaCl दैट मीन नमक को पानी में घोल दिया गया, जिसे कि ब्राइन कहा जाता है, ब्राइन सोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसे कि यहां से एंटर करवाया जा रहा है और यहां से वो बाहर निकल रहा है। बीच में एक मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन इसीलिए है क्योंकि यहां पर क्लोरीन फॉर्म करेगा
और यहां पर हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। चलिए 2 लिख देता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। क्लोरीन और हाइड्रोजन एक साथ मिक्स ना हो जाए इसीलिए यहां पर एक मेम्ब्रेन दिया हुआ है। तो जैसे ही इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जैसे ही यहां से करंट फ्लो करना शुरू करता है, तो क्लोरीन आयन जो है वो इस तरफ आने लगता है, हाइड्रोजन आयन जो है ये इस तरफ आने लगता है, और यहां से हाइड्रोजन लिबरेटेड होता है और यहां से क्लोरीन लिबरेटेड होता है। और साथ ही साथ इस प्रोसेस में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। एक बार आप रिएक्शन को यहां पर देख ले। NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, साथ ही साथ क्लोरीन बन रहा है और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेटेड हो रहा है। तो इस तरह से इस प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड का जो एक्वा सोल्यूशन है उसके इलेक्ट्रोलाइसिस से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है और इस प्रोसेस में क्लोरीन भी बनता है। ये क्लोरीन भी अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपाउंड्स बनाने में यूज किया जाता है। तो जैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है कॉमन सॉल्ट से, उसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर भी बनाया जाता है। यहां पर पिछले प्रोसेस में जो क्लोरीन निकला है उस क्लोरीन को यूज करके उस क्लोरीन के साथ स्लेक्ट लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन में ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। देखिए यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के रिएक्शन में ये जो CaOCl2 है यही है ब्लीचिंग पाउडर, और साथ ही साथ यहां पर पानी भी बन रहा है। इसका स्ट्रक्चर एक बार देख ले, कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन और ये क्लोरीन। Ca इसे इस तरह भी लिखा जाता है CaOCl2 या फिर CaOClCl, इस तरह से भी लिखा जाता है। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। इसे अलग अलग जगह पे, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग सिचुएशन में इसे यूज करते हैं हम। जैसे कि कॉटन को ब्लीच करने के लिए, ब्लीच करने का मतलब होता है सफेद, सफेद कपड़ा को और सफेद करने के लिए, उसमें थोड़ा दाग धब्बा अगर लग जाए उसे हटाने के लिए वो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। और पेपर फैक्ट्रीज में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, क्योंकि पेपर देखिए सफेद रंग का होता है, तो लकड़ी का जो पल्प होता है, वुड पल्प होता है, उसे सफेद करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। जब आप लॉन्ड्री में कपड़ा देते हैं, अगर वो कपड़ा पूरा सफेद हो, जैसे कि स्कूल ड्रेसेस में होता है सफेद कपड़ा, उस तरह के कपड़ों को साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है लॉन्ड्रीज में। ब्लीचिंग पाउडर एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज में इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस तरह का कंपाउंड होता है जो कि खुद रिड्यूस्ड हो जाता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। पिछले चैप्टर में आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा था, तो यहां पर और डिटेल्स में मैं बात नहीं करूंगा। और साथ ही साथ पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालने से जो पानी में जर्म्स है वो जर्म्स सारे मर जाता है। तो इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर भी कॉमन सॉल्ट को यूज करते हुए, जो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे उस प्रोसेस में जो क्लोरीन निकलता है, उस क्लोरीन को यूज करते हुए ब्लीचिंग पाउडर बनाया जा सकता है। उसी तरह से कॉमन सॉल्ट को यूज करते हुए बेकिंग सोडा भी बनाया जाता है। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। इसका प्रोसेस देखिए बड़ा लंबा चौड़ा है, तो इतना डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये रिएक्शन देख ले। ये रिएक्शन एक ही बार में नहीं हो रहा बल्कि बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनको आप एक साथ मिला दे, थोड़ा गर्म कर दे तो आपको ये बेकिंग सोडा मिल जाएगा, नहीं, ये लंबा प्रोसेस है। कहीं पर रिएक्शन हो रहा है दो के बीच, फिर तीसरा आता है, रिएक्शन होता है, इस तरह से बहुत लंबा प्रोसेस है। ओवरऑल रिएक्शन जो है वो रिएक्शन आपको यहां पर दिख रहा है कि सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर NH3 विच इज अमोनिया, इनके रिएक्शन में अमोनियम क्लोराइड बन रहा है और बेकिंग सोडा विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट ये बन रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट का अलग अलग यूज है, जैसे कि हम कॉमनली घर में इसे पकोड़ा बनाने के लिए, पकोड़ा को क्रिस्पी बनाने के लिए, किसी भी फ्राइड आइटम को क्रिस्पी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज होता है। क्योंकि बेकिंग सोडा गर्म होने से ये Na2CO3 विच इज सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट बन जाता है जो कि एक हार्ड सब्सटेंस है। तो इसीलिए पकोड़ा क्रिस्पी हो जाता है बेकिंग सोडा से अगर बनाया जाता है। तो बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा के साथ थोड़ा सा एडिबल एसिड, माइल्ड कम स्ट्रेंथ वाला एसिड, जैसे कि टार्टरिक एसिड जो कि इमली में मिलता है, अगर एक माइल्ड एसिड को बेकिंग सोडा के साथ मिला दिया जाता है तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। जब उसमें पानी
में मिलाया जाता है और फिर उसे गर्म किया जाता है तो उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड होता है। ये देखो एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है उसके साथ ये बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और एक तरह का सोडियम सॉल्ट बनता है। ये डिपेंड करेगा कौन सा एसिड यहां पर यूज किया गया, उस एसिड के पार्ट के साथ सोडियम का रिएक्शन में जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट यहां पर बनता है। तो इस प्रोसेस में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो लिबरेटेड हो रहा है, गैस जो लिबरेटेड हो रहा है, इसीलिए बिस्किट वगैरह बेक जब किया जाता है तो उस समय बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है। ब्रेड जब बनाया जाता है तो वहां पर बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है। उससे क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इवॉल्व करता है तो वो आइटम जो है वो आइटम स्पंजी बनता है। एक आइटम में अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा तो बीच में बहुत सारा गैप बन जाएगा, यहां पर बहुत सारा गैप बन जाएगा जिसके कारण कि ये स्पंजी होता है। इसीलिए ब्रेड्स, मार्केट में जो ब्रेड्स मिलता है वो इतना स्पंजी होता है। और साथ ही साथ बेकिंग सोडा को एंटासिड के तौर पे भी यूज किया जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा का नेचर अगर देखें तो ये बेसिक नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। तो इसीलिए जो हमारे स्टमक में बना हुआ जो एक्सेस एसिड है, वैसे अगर आप एसिडिटी को देखें तो एसिडिटी क्या है, एसिडिटी है हमारे स्टमक में एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना। तो उस एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और बेकिंग सोडा ये अल्कलाइन नेचर का होता है, इसीलिए वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और एक्स्ट्रा जो एसिड है वो स्टमक से गायब हो जाता है और एसिडिटी भी गायब हो जाता है। अब देखिए ये जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा के साथ अगर एसिड मिला दिया जाता है तो उस प्रोसेस में उसे अगर हीट किया जाता है तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो कि फायर को एक्सटिंग्विश करता है। इसीलिए सोडा एसिड अगर एक साथ मिला दिया जाए, बेकिंग सोडा को एसिड के साथ मिला दिया जाए तो फिर वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। आग में अगर छिड़क दिया जाए तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जो कि आग को बुझा देता है। और ये जो बेकिंग सोडा है, इस बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा भी बनाया जा सकता है जो कि कपड़ों को और सामान को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। ये है सोडियम कार्बोनेट और साथ ही साथ यहां पर 10H2O लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि सोडियम कार्बोनेट का जो क्रिस्टल है, सोडियम कार्बोनेट का जो क्रिस्टल है, ऐसे सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन अलग अलग अरेंजमेंट में मिलके जो क्रिस्टल बना रहा है, सॉलिड बना रहा है, ये आप एटम्स को देख रहे हैं या आयंस को देख रहे हैं। जो क्रिस्टल बन रहा है, एक सोडियम कार्बोनेट के चारों तरफ 10 पानी का मॉलिक्यूल रहता है। इसका प्रोसेस एक बार देख ले। जैसे कि हमने इससे पहले बात किया था कि जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। इसी सोडियम कार्बोनेट में अगर पानी मिला दिया जाता है तो वही पानी इसके आयंस के चारों तरफ खुद को अरेंज कर लेता है और वॉशिंग सोडा बन जाता है। वॉशिंग सोडा अलग अलग जगह पे यूज होता है, जैसे कि ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अलग अलग सोडियम कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी घर में यूज किया जाता है, कपड़ों को साफ करने के लिए हो या फिर सामान को साफ करने के लिए हो, बर्तन को साफ करने के लिए हो। और साथ ही साथ ये पानी का जो हार्डनेस है, पानी का हार्डनेस मतलब पानी में बहुत तरह का आयंस है, उसे पानी का हार्डनेस कहा जाता है। जब वो आयंस काफी ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि पानी हार्ड है। सो पानी के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा को यूज किया जाता है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि हमने यहां पर देखा कि वॉशिंग सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट और 10H2O है। इसका मतलब यहां पानी के मॉलिक्यूल्स भी है। उसी तरह का एक सॉल्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के चारों तरफ 5 पानी का मॉलिक्यूल रहता है। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन में ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे पानी का मॉलिक्यूल गर्म करने से गायब हो जाता है और फिर पानी डाल देने से वापस ये स्ट्रक्चर ले लेता है। इसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहा जाता है। पेंटा का मतलब होता है 5, पेंटाहाइड्रेट कहा जाता है। लेकिन जब पानी का मॉलिक्यूल यहां से गायब हो जाता है, सिर्फ कॉपर सल्फेट बचा हुआ रहता है, तो उसे एनहाइड्रस
कॉपर सल्फेट कहा जाता है। यहां पर इस डेमोन्स्ट्रेशन में आप देखिए, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, कॉपर सल्फेट है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट है। इसका कलर देखिए ब्लू है, यही इसका इंडिकेशन है कि ये कॉपर सल्फेट जो है ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स है। अब अगर इसे हम गर्म कर दें, इसे गर्म करने से होता क्या है, इसे इस तरह से गर्म करने से होता यह है कि देखिए ये कलर इसका धीरे धीरे चेंज कर रहा है, सफेद हो रहा है। ऐसे सफेद होते होते ये पूरा सफेद हो जाएगा। देखिए ये पूरा सफेद हो गया। और फिर इसमें अगर हम पानी डाल देते हैं, पूरा सफेद क्यों हो गया, क्योंकि यहां से पानी गायब हो गया। पानी गायब हो गया, ये कॉपर सल्फेट बन गया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का ये नेचर है कि उसमें उसका कलर सफेद होता है, ग्रेइश व्हाइट होता है। लेकिन अगर इसमें हम पानी के कुछ बूंद डाल देते हैं तो पानी के कुछ बूंद डाल देने से इसका कलर वापस से ब्लू हो जाता है, क्योंकि ये वापस से हाइड्रेटेड हो जाता है। ये CuSO4 5H2O में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इंडिकेशन है कि कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस में पानी का मॉलिक्यूल नहीं रहता है, इसीलिए वो सफेद होता है, ग्रेइश व्हाइट होता है। और जो हाइड्रस कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि देखिए हमने पानी कुछ बूंद डाला तो इसका कलर वापस से ब्लू हो गया। कुछ इसी तरह का एक और सॉल्ट के बारे में हम बात करेंगे यहां पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट, उसमें दो पानी का मॉलिक्यूल, एक कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के आसपास दो पानी का मॉलिक्यूल रहता है, उसे जिप्सम कहा जाता है। जब जिप्सम से पानी का मॉलिक्यूल गायब हो जाता है, समहाउ एवोपोरेट कर गया या फिर आपने गर्म किया, तो पानी का मॉलिक्यूल अगर गायब हो जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। यहां इसका स्ट्रक्चर देखें, कैल्शियम सल्फेट और यहां पर हाफ H2O। हाफ H2O का मतलब यही है कि दो कैल्शियम सल्फेट के आसपास एक पानी का मॉलिक्यूल है। ऐसे सिचुएशंस में हम हाफ लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशंस में हम हाफ नहीं लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन का जो इक्वेशन है वहां पर हम हाफ, दैट मीन किसी भी तरह का फ्रैक्शन नहीं लिखते हैं, लेकिन यहां पर इस तरह के सिचुएशन में ये अलाउड है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस, वैसे देखा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद पाउडर है, यहां पर आपको वो पाउडर दिख रहा है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ पानी मिलाया जाता है या पानी में उसे मिक्स किया जाता है, उस समय वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये सूख जाता है तो वापस से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जो कि एक सॉलिड, हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसी प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है। जैसे कि हड्डी टूट जाने से जो प्लास्टर होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता है। उसी तरह से अलग अलग तरह का टॉय हो गया या मूर्ति हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, उसे यूज करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। और साथ ही साथ सरफेसेस को स्मूथ करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एसिड्स और बेसिस के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि जो सॉल्ट बना वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। उसके पीछे का एटॉमिक लेवल पे जो रीजन है, उस रीजन को अगर जानना है तो यहां पर स्क्रीन में आपको वीडियो का लिंक दिख रहा है, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला चैप्टर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसका पहला वीडियो का लिंक आपको इस तरफ मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।